नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले व्याख्यान में इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट 1 देखा था। आज के इस व्याख्यान में, इस पार्ट 2 में हम केवल शोधन संबंधी जो प्रावधान है उनके बारे में कुछ बातें देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शोधन के 4 मुख्य रूप से तरीके होते हैं, जिनमें एक एकमुश्त भुगतान का है, दूसरा किस्तों में भुगतान का है, तीसरा स्वयं के ऋण पत्रों को बाजार में क्रय करके शोधन करने का होता है, और एक परिवर्तन द्वारा शोधन का होता है। तो इस तरीके से 4 तरीके आपको बताए गए थे। आज हम एकमुश्त भुगतान द्वारा शोधन को हम लेते हैं। तो इसके संबंध में क्या प्रावधान है देखिए। जब एकमुश्त भुगतान द्वारा शोधन होता है तो बिना शोधन कोष की व्यवस्था के भी एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है और शोधन कोष की व्यवस्था करके भी भुगतान किया जा सकता है। जब बिना शोधन का संचय बनाए या कोष बनाए जब शोधन किया जाता है तो उन ऋण पत्रों का शोधन एक निश्चित अवधि के बाद में करना होता है और उसके लिए कोई भी संचय नहीं बनाया जाता है। और एक निर्धारित अवधि के बाद में जब वो शोधन किया जाएगा शर्तों के अनुसार, तो ये प्रविष्टि कर दी जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, और ये प्रविष्टि करते ही डिबेंचर्स का शोधन हो जाएगा। चूंकि इसमें इसके लिए कोई भी शोधन कोष नहीं बनाया गया है, इसलिए व्यापार के समस्त जो साधन हैं जैसे भी हैं उनसे व्यवस्था कर ली जाएगी और भुगतान कर दिया जाएगा। और यदि इस प्रकार का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है तो प्रीमियम का आयोजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर लिया जाएगा और उसके बाद में या सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लिया जाएगा। उसके बाद में जब आयोजन किया जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि उसका भुगतान है वो डिबेंचर्स अकाउंट डीआर प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रीमियम का भुगतान और प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, या कोई भी कैपिटल रिजर्व से भी राइट ऑफ किया जा सकता है पूंजीगत लाभ से। इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी होती है कि कंपनी अधिनियम 2013 में ये व्यवस्था की गई थी कि बिना शोधन संचय की व्यवस्था किए कोई भी शोधन है उस पर रोक लगा दी गई है। ये उसका ये मतलब नहीं है कि संपूर्ण कोष बनाया जाए, लेकिन कुछ कोष बनाए जाने के लिए कुछ सीमाएं बनाई गई हैं, उन सीमाओं तक उसका संचय बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा शोधन है वो बिना संचय बनाए हो सकता है। 2013 के बाद में ये शर्तें लगा दी गई हैं कि कुछ सीमाएं बताई गई हैं, इसके हिसाब से संचय बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये एकमुश्त भुगतान हुआ जो बिना अगर शोधन संचय कोष बनाए अगर भुगतान किया जाता है। तो दूसरा शोधन संचय या कोष बना करके जो भुगतान किया जाता है, तो चूंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये प्रावधान कर दिया गया है कि भी शोधन कोष से कुछ सीमाओं तक शोधन कोष बनाना अनिवार्य है, तो इसलिए इस कंडीशन को पूरा करना भी वैधानिक दृष्टि से जरूरी हो गया है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि इस प्रकार का शोधन जो कोष बनाया जाता है वो 2 तरीके का होता है। एक को हम एक्चुअल में शोधन संचय बोलते हैं, रिडेम्पशन रिजर्व बोलते हैं। दूसरा रिडेम्पशन फंड होता है जिसको हम शोधन कोष बोलते हैं। इनमें एक बेसिक फर्क ये होता है कि जो शोधन संचय बनता है उस शोधन संचय जितना बनाया जाता है वो संचय व्यापार के अंदर ही विनियोजित होता है, व्यापार की संपत्तियों में उसका विनियोजन किया जाता है।
लेकिन यदि यही जो संचय बनाया गया है ये व्यापार के बाहर जब विनियोजित किया जाता है तो उसको हम कोष कहते हैं। यानी व्यापार के बाहर की प्रतिभूतियों में जब विनियोजित किया जाएगा तो वो कोष बन जाएगा, और व्यापार के अंदर ही होगा तो वो संचय बन जाएगा। तो ये थोड़ा इसका बेसिक फर्क है, वो अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने इसलिए बात पर आते हैं कि चाहे संचय बनाए चाहे कोष बनाए, ये प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि संचय या कोष में ट्रांसफर होती है। तो जैसे हर वर्ष ये राशि बनेगी तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में एक निश्चित राशि जमा कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 लाख का शोधन 5 साल बाद में करने आए तो हर साल 1-1 लाख का प्रोविजन बनाया जाएगा, इस तरीके का रिजर्व बनाया जाएगा। और उस प्रकार का रिजर्व बनाने की एंट्री हम क्या करेंगे, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व करेंगे। हर साल के लाभ हानि खाते से एक निश्चित राशि की कोष बना लेंगे, और उसके बाद में 5 साल बाद ये कोष बन जाएगा। तो डिवेंचर अकाउंट DR, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम रिडम्पशन DR टू बैंक अकाउंट कर देंगे। प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम या अन्य कैपिटल रिजर्व है या जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। और जो कोष की राशि होती है जिसको हम रिजर्व डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोलते हैं, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके उस खाते को बंद कर दिया जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस होती है जो कि इसके अंतर्गत की जाती है। लेकिन यदि ये जो शोधन संचय जैसा कि बताया गया है, ये प्रतिवर्ष एक राशि होती है जिसको ट्रांसफर कर दिया जाता है उस कोष में। इस बारे में एक बात और यहां पर स्पष्ट करना जरूरी होता है कि जब ऐसे जब संचय कोष बना करके भुगतान हो, चाहे बिना संचय कोष बना करके भुगतान हो, जो ब्याज है वो प्रतिवर्ष जिन पर देय होता है वो ब्याज की एंट्री अलग होती हैं। अपन उन ब्याज की एंट्रीज पर नहीं जाते यहाँ पर, क्योंकि ब्याज तो हर वर्ष इंटरेस्ट जो डिवेंचर इंटरेस्ट बनता है वो कर की कटौती करने के बाद उनको भुगतान कर देते हैं, और जो भी डिवेंचर इंटरेस्ट की राशि होती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। तो ये एक सामान्य प्रोसेस जो हर साल होती है, क्योंकि उन डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट का भुगतान किया जाता है। अपना यहाँ जो मुख्य जो इस का एस्पेक्ट है वो शोधन के संबंध में है। तो शोधन संबंधी अपनी कार्रवाई देखी अभी कि भाई एक मुश्त भुगतान होता है, एक मुश्त भुगतान में हो सकता है तो वो अगर संचय कोष बना करके होता है तो वो हुआ। अब यहाँ पर ये क्या है कि अगर एक जो दूसरा तरीका जो होता है वो ये होता है कि जो मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि वो व्यापार के अंदर ही विनियोजित हो जाता है, तो हर साल 1-1 लाख रुपए का ही संचय आपको बनाना पड़ा और कंपनी को, और 5 साल बाद में उसका शोधन कर दिया। लेकिन यदि यही पैसा संपत्ति व्यापार की बाहर की प्रतिभूतियों में विनियोजित होता है तो उसे हम डिवेंचर रिडम्पशन फंड के नाम से या डिवेंचर सिंकिंग फंड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या है, इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर कंपनियां यही ऑप्शन अपनाती हैं। जब वो होता यह है कि हर साल एक निश्चित फंड बनाएंगे और उस फंड की राशि है वो इस हिसाब से होगी कि वो चक्रवृद्धि जो एक तालिका होती है ब्याज की, उस तालिका के हिसाब से प्रतिवर्ष जो फंड में स्थानांतरित की जाने वाली राशि है वो कैलकुलेट की जाती है। ये प्रतिवर्ष जो फंड में ट्रांसफर की जाने वाली राशि होती है वो इस आधार पर तय की जाती है कि अगर 5 साल बाद में हमें 1 रुपये की आवश्यकता है तो हम कितना पैसा हर साल उस फंड में डालें कि उस फंड की जो डाली गई राशि वो है वो, और उस फंड पर मिलने वाला ब्याज जो है वो भी मिला करके पुनः विनियोजित कर दिया जाए। यानी फंड हर साल विनियोजित होगा ही, फिर हर साल के जो क्युमुलेटिव इन्वेस्टमेंट पर जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज को भी री इन्वेस्ट कर दिया जाए, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा फिर। और इस तरीके से अगर ऐसा हम करते करते जाएं तो 5 साल के अंत में उस फंड में जो जमा रहने वाली राशि है वो डिवेंचर्स के फेस वैल्यू के बराबर हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि जितने राशि का शोधन करना होता है, जैसे 5 लाख का शोधन करना होता है, तो उस 5 लाख रुपए की राशि को हमने जैसे समझा
कि मान लीजिए 0.18 यानी 18 पैसे प्रति वर्ष अगर कोष बनाया जाए, तो जैसे 5 साल में 90 पैसे का ही कोष बना, हमें 5 साल बाद में 1 रुपया चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम जो है वो जो 0.18 वाला जो अपने बात के, जैसे उसमें और उस टेबल में आती है वो राशि आगे, तो वो चक्रवृद्धि उसके अंदर ब्याज सहित जब उसको इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे आगे जब के उसको ब्याज को भी, तो वो राशि जैसे 90,487 रुपये 50 पैसे आती है, वो अगर अपन यूं देखें तब तो 5 साल के अंदर 4.5 लाख रुपए बनते हैं 90,000 को अगर 5 साल से गुणा करें तो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो राशि जो ट्रांसफर की जाती है उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बाहर उस राशि को, तो उस पर जो ब्याज मिलेगा उसको भी रीइन्वेस्टमेंट, तो ये एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की दृष्टि से हर साल बनने वाला फंड, तो इसमें प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले एक जो है उस फंड के अंतर्गत एक बनाई जाती है, एक जो राशि ज्ञात की जाती है कि हर साल का फंड कितना बनाना है। तो उस टेबल के जो मूल्य होता है, उस राशि होती है, उसको हम उसके अंकित मूल्य से यानी जो शोधन करना है उसके मूल्य से उसको मल्टीप्लाई करके प्रति वर्ष ट्रांसफर की जाने वाले फंड की राशि ज्ञात करते हैं। वो फंड हर साल इन्वेस्ट होगा पक्का, उस जो राशि उस फंड को बाहर इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके बाद में अगले साल के अंत में उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्याज प्राप्ति की एंट्री होगी और उस ब्याज को भी री इन्वेस्ट उस फंड में ही किया जाएगा, यानी उस फंड में उसको ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद में फिर अगले साल यही प्रक्रिया होगी, फंड बनाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट उस डेट तक था उसके ऊपर प्राप्त राशि को फंड में जमा करेंगे और वो फंड हर साल का फंड और वो जो प्राप्त राशि ब्याज की है उसको मिलाकर के री इन्वेस्ट करेंगे। ये प्रक्रिया जो है वो 4 साल तक चलेगी, अगर 5 साल के बाद में उसको शोधन करना है तो, यानी अंतिम वर्ष के अंत में जिस डेट को उसको शोधन करना है उस डेट को केवल फंड में ट्रांसफर होगा, ब्याज प्राप्त होगा वो भी फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ब्याज और वो फंड री इन्वेस्ट आगे नहीं होंगे। अंतिम वर्ष में आयोजन किया जाएगा, फंड बनाया जाएगा, लेकिन उसको विनियोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस डेट को तो विनियोगों को बेच करके और पैसा वसूल करना होता है और शोधन करना होता है। इसलिए अंतिम वर्ष के अंत में शोधन करने के लिए विनियोग नहीं किया जाएगा, बल्कि विनियोगों को बेचा जाएगा। और जो विनियोगों को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है वो राशि से, उस राशि से शोधन कर दिया जाएगा। उस राशि से अगर विनियोगों से जो प्राप्त राशि है, मान लीजिए शोधन की जाने वाली राशि से कम रहती है, तो फिर अन्य फंड से उसकी व्यवस्था की जाएगी और इस प्रकार से ऋण पत्रों का शोधन कर दिया जाएगा। यदि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है तो प्रीमियम सहित शोधन कर दिया जाएगा और प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी होती है कि चूंकि जब शोधन किया जाएगा उस तिथि को विनियोगों को बेचा जाएगा, तो ऐसे विनियोगों को बेचने पर यदि कोई लाभ होता है तो वो भी उस डिबेंचर रिडम्पशन फंड में जमा कर दिया जाएगा। यदि हानि होती है तो उसकी फंड को डेबिट कर दिया जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि जब शोधन संबंधी प्रविष्टियां कर दी जाएंगी तो जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड का या डिबेंचर सिंकिंग फंड का जो बैलेंस होता है उस खाते में, वो राशि जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो इन्वेस्टमेंट, जो डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना हुआ होता है, जो विनियोग खाता होता है, चूंकि विनियोगों को बेच दिया जाता है और बेचने पर उनके लाभ हानि को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बंद हो जाता है। डिबेंचर्स का शोधन करने के कारण से डिबेंचर्स अकाउंट भी बंद हो जाता है। इस प्रकार से सभी खुले हुए खाते जो इस शोधन प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं वो सारे खाते इसके अंदर बंद हो जाते हैं। हम अगले जो अपना व्याख्यान होगा उसके अंतर्गत हम एक ऐसी व्यवहारिक समस्या लेंगे जिसमें जो है वो डिबेंचर्स का एकमुश्त शोधन किया जाएगा और ये एकमुश्त जो शोधन होगा वो डिबेंचर रिडम्पशन फंड बना करके होगा, रिजर्व नहीं, डिबेंचर रिडम्पशन फंड बना करके होगा। यानी इसमें एक ऐसा कोष बनाया जाएगा
जिसमें प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि ट्रांसफर होगी और उस कोष को अपर से बाहर प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाएगा और उस विनियोजन से प्राप्त जो ब्याज या जो लाभांश या जो राशि होगी इनकम की, आय की, वो भी उस फंड में जमा करके फिर आगे फिर उसको भी रीइन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये इस तरीके का एक व्यावहारिक समस्या हम आप अपने अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।